आमतौर पर मकई की रोटी या फिर सरसों का साग ये सुनते ही हम पंजाब को याद करते हैं। ये पंजाबी खान पान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर धरती के जन्नत कश्मीर में कोई छोटी बच्ची आपको ये व्यंजन खाने के लिए आवाज़ लगाती और गाड़ियों को रोकती दिख जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। दरअसल ये जगह श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर दूध पथरी है, जहाँ की मकई की रोटी और सरसों का साग न खाया तो फिर क्या खाया। कश्मीर के इस हिस्से में पीढ़ियों से यह पंजाबी व्यंजन बहुत प्रचलित है, लेकिन इस जगह के बारे में टूरिस्ट कम जानते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है। कुछ साल पहले ही यह टूरिज़्म के नक्शे में आया है। आमतौर पर ज़्यादातर टूरिस्ट श्रीनगर आने के बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जाकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी कश्मीर यात्रा के अंतिम दिन कुछ चुनिंदा टूरिस्टों की तरह दूध पथरी जाना तय किया। दूध पथरी से लौटते ही यह बच्ची मिली और फिर बच्ची के माता पिता मकई की रोटी और सरसों का साग बेचते दिखे। इन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया कि हम खुद को रोक नहीं पाए और इसका स्वाद लिया। उन्होंने बताया कि यह व्यंजन पीढ़ियों से प्रचलित है। साग के साथ चटनी भी है जो इसके जायके को ख़ास बनाती है। अब दूध पथरी धीरे धीरे पर्यटन के नक्शे में आ रहा है, तो यहाँ आसपास की बस्तियों में रहने वालों ने इस व्यंजन को अपनी जीविका का साधन बनाया है। पुराने बुजुर्ग लोग थे ना, वो यही खाना खाते थे। उन्हें कम से कम 160 साल निकलते थे। आजकल मतलब आज की पीढ़ी राइस खाता है ज़्यादा, 60 से ऊपर कोई जाता नहीं। इसीलिए सरसों का साग, मक्के का रोटी या चटनी वटनी इसके साथ कोई इस्तेमाल करता पसंद करता है, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है। और ये जो दूध पथरी है यहाँ पर खासकर बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ अलग है। बाकी जैसे पंजाब में या हमारे तरफ भी ये होता है, लेकिन आप अलग क्या बनाते हैं? हाँ, मतलब हम प्याज की चटनी बनाते, वो मूली की चटनी बनाते, मक्के का रोटी यहाँ गाँव की मक्की होती है, तो इसलिए इसमें स्वाद ही कुछ अलग रहता है। मतलब अच्छा। आप भी टेस्ट करो, शायद आपको भी पसंद आएगा। दूध पथरी सर्दियों में बर्फ़ का मैदान बन जाता है, तो गर्मी में यही मैदान हरा भरा होकर अद्भुत नज़र आता है। यहाँ बहने वाली नदी शील गंगा दूध की तरह दिखती है, इसलिए इसे दूध पथरी कहते हैं। यहाँ से जाना मुश्किल है, कश्मीर से जाना सचमुच बहुत मुश्किल है। और आप देख रहे होंगे कि फिर मेरे चारों तरफ बर्फ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि अभी हम लोग आए हैं दूध पथरी। ये अच्छा दिखाते हैं, ये ऊपर पहाड़ से ये जो पानी की अविरल धारा आप देख रहे हैं, इसको ही ये इस इलाके को दूध पथरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो पानी है वो दूध की तरह दिखता है। और अभी थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ हिस्सा जो आप देखिए जो दूध की तरह दिख रहा है, कुछ हिस्सा वो ये पूरा ही दरअसल दूध की तरह दिखता है। और या तो ये कह सकते हैं कि प्रदूषण का प्रभाव या अलग अलग मौसम में अलग अलग थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको भी पथरी इस इलाके को कहते हैं। और ये यहाँ का जो नज़ारा है वो अलग ही लुक देता है। यहाँ पे है लकड़ी के ऊपर भी जब बर्फ की चादर आ जाती है तो वो भी देखिए वहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं। हालांकि थोड़ा खतरनाक भी है क्योंकि बर्फ स्लिप करती है, लेकिन ये पूरा नज़ारा जो है वो एक अलग ही लुक देता है। आप देखिए गुलमर्ग, पहलगाम हर जगह बर्फ है, लेकिन जो दूध पथरी है ये इलाका एक अलग ही फील दे रहा है और अलग ही यहाँ दृश्य है। यानी कश्मीर में बर्फ हर जगह है, लेकिन आप अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे तो अलग अलग दृश्य है, अलग अलग फील है, अलग ही नज़ारा है। ये बिल्कुल अलग अलग होता है, ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह का है। ये जो नदी वो कहते हैं कि ऊपर पहाड़ से आ रही है और शील गंगा इसको कहते हैं। पूरी तरह से दूधिया तो नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी कहीं दूधिया हम दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और दूधिया नज़ारा ये वाला जो हिस्सा है वो अलग है। ये दूध पथरी है। पहले यहाँ लोग नहीं आते थे क्योंकि ये जगह तो पहले से थी, पर इसको एक तरह से लोगों ने देखा नहीं था। कुछ साल पहले आई थिंक 5-6-7 साल पहले कुछ लोग आए और उसके बाद धीरे धीरे ये हिट होने लगा और यहाँ पर अब बहुत सारे होटल्स भी खुल गए हैं और अब तो टूरिस्ट यहाँ आने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ये सब जितना प्रचलित और मशहूर रहा, बेताब वैली ये उतना मशहूर नहीं था, लेकिन अब जो है जो भी कश्मीर आता है तो वो दूध पथरी का ये नज़ारा ज़रूर देखने आता है। और जब भी कोई कश्मीर आए तो दूध पथरी ज़रूर आए, नहीं तो फिर दूध पथरी नहीं आने का अफसोस रहेगा जब ये नज़ारा कहीं आप किसी ब्लॉगर को देखेंगे या तो आज हम लोग अलग ही जो है
आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। धरती का जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर की वादियों में आने का मौका मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ये मौका मैंने खुद को दिया, वो भी तब जब लोगों के मन में अब भी कश्मीर को लेकर कई आशंकाएं और भ्रांतियां हैं। जबकि सच यह है कि पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए और इस साल भी टूरिस्ट लगातार जा रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती, बर्फ़ से भरे पहाड़, बर्फ़ में स्कीइंग का मज़ा, हरे भरे मैदान, श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग और पहलगाम के नज़ारे, ये वो अनुभव हैं जिन्हें बयां करना काफ़ी मुश्किल है। आप कितना भी लिखें कम पड़ेगा। आमतौर पर लोग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आते हैं और वहीं रुकते हैं। श्रीनगर से ही वे पहलगाम, सोनमर्ग या गुलमर्ग वगैरह जाते हैं और रात तक लौट आते हैं। कई लोग पहलगाम में रुक भी जाते हैं। पहलगाम के अंतर्गत बेताब वैली, आरू वैली और चंदनवाड़ी जैसी घाटियाँ हैं, जहाँ जाकर महसूस होगा कि एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, कुछ याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। जब हम छोटे थे तब ये गाना हम दूरदर्शन पर देखते थे। फिल्म थी बेताब और बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी बेताब वैली में, कश्मीर के पहलगाम में। और हम जब जवां हो गए, बड़े हो गए, तो हम यहाँ बेताब फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई थी वो देखने आए। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि गाना भी बहुत दिलचस्प था और ये भी दिलचस्प है कि हम बड़े होने के बाद यहाँ आए और हम देखते थे उस गाने को बचपन में। तो ये है बेताब वैली की खूबसूरती, स्वर्ग सी। हम आ गए हैं बेताब वैली, बेताब की शूटिंग जहाँ हुई थी। ये देखिए, ये नज़ारा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पेड़ों के बीच में ये गिरी हुई है और मैं जहाँ इस वक्त स्कूल पे खड़ी हूँ, यहाँ पे भी इश्क वाला लव जो है गाने की शूटिंग हुई थी। नदी है और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। बेताब नाम पड़ गया जब बेताब फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई, उसके बाद ये बेताब वैली के नाम से हिट हो गया। अब पता नहीं सनी देओल फिर यहाँ आए या नहीं आए, लेकिन हम सब यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हम जब जवां होंगे वो गाने की शूट हुई थी। तो ये बेताब वैली का नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और पुल के चारों तरफ जो बर्फ, पानी, पेड़ों के बीच में बर्फ, ये नज़ारा सबसे अलग है बेताब वैली। कैसे पहलगाम में बहुत सारी वैली है, पहलगाम के अंदर ही ये बेताब वैली आती है, लेकिन सबसे खूबसूरत बेताब वैली लगती है। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, हम आगे अभी देखेंगे आरू और चंदनवाड़ी से, देखते हैं वो कैसा लगता है। अब आते हैं गुलमर्ग की तरफ। पहलगाम हो या गुलमर्ग या फिर कोई और जगह, जब आप श्रीनगर से उन जगहों पर जाते हैं तो रास्ते में बर्फ़ की चादरें या पहाड़ी घर एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं। गुलमर्ग आकर स्कीइंग और बर्फ़ में होने वाली अन्य गतिविधियों में भाग लेना अपने आप में अनूठा अनुभव है। गुलमर्ग में फ़ेज़ 1, 2 और फ़ेज़ 3 तक लोग गंडोला यानी रोपवे से जाते हैं। फ़ेज़ 1 में बर्फ़ के खेलों का आनंद लेने के बाद हम लोग फ़ेज़ 2 पर गए, जहां बादलों के इतने करीब और अपर्वत पर्वत की चोटी पर अनोखा अनुभव मिला। रोपवे से बादलों के बीच बर्फ़ की चादरों से घिरे पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए पर्वत की चोटी पर पहुंचकर लगा मानो एवरेस्ट पर आ गए। एवरेस्ट ना सही, अपर्वत सही। एवरेस्ट ना सही, गुलमर्ग का अपर्वत सही। काफ़ी ऊंचाई पर हम हैं और ऐसा लग रहा है सचमुच हम एवरेस्ट पर ही हैं, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 का सबसे जो है हाइट पर हम यहाँ मौजूद हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। कश्मीर के लोग बहुत मिलनसार हैं। होटल न मिलने पर कई लोग तो घरों पर ठहरने का न्योता दे देते हैं। किसी सुदूर गांव में चले जाइए या फिर शहर में, हर जगह आपको यहाँ के लोगों का गर्मजोशी से मिलना सुखद एहसास देगा। स्त्री हो या पुरुष, सभी यहाँ के टूरिस्ट को भगवान मानते हैं। किताबों में हमने पढ़ा है कि भारत की संस्कृति में अतिथि देवता होता है, जो कश्मीर में साफ साफ नज़र आता है। खूबसूरत जगहें तो कई होंगी, लेकिन कश्मीर में एक बात है कि यहाँ आकर वापस जाने का मन नहीं करता।
गंगोत्री में है हम, और देखिए यहाँ जो बैठने की जगह है उस पर भी बर्फ जमी है। ये नज़ारा अद्भुत है, ये नज़ारा अद्भुत है। और ब्लॉक के बीच में ये चेयर है और बर्फ से ढकी चादर है और जाना मुश्किल है यहाँ से। तो स्वर्ग यही है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है।